नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका जेएसएससी सीजीएल हो गया या आपका बिहार दरोगा हो गया या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यह जो सेशन है न केवल आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका निभाएगा अपितु यह आपको स्वयं को जांचने का भी एक मौका प्रदान करेगा और आप अपने तैयारी में किस स्तर पर पहुंचे हैं इस सेशन के माध्यम से आप स्वयं को जांच सकते हैं। पूर्व की भांति इस सेशन में भी मैंने पिछले वर्षों में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को शामिल किया है जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन है आपका स्टेफाइलोकस से, क्लॉस्ट्रीडियम से, साल्मोनेला से और एस्परजिलस से। तो इस प्रश्न का जो है आपका उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, एस्परजिलस से हम लोग एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं। अब यह एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली है क्या, तो ध्यान रखिएगा एफ्लाटॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषाक्त पदार्थ है और यह एस्परजिलस परिवार के कवक एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मुख्य रूप से यदि हम लोग देखें तो एस्परजिलस फ्लेवस जो कवक है वह आपका मूंगफली हो गया, मूंगफली, आपका मक्का का खेत, आपका कॉटन सीड्स के खेत आदि में यह कवक उत्पन्न होता है और इसके संपर्क में आने से कैंसर रोग का खतरा बढ़ जाता है। और मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो यकृत या लीवर का कैंसर, यकृत या लीवर का कैंसर एस्परजिलस फ्लेवस के संपर्क में आने से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है, कौन सा है? तो आपका ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका वसा, सी है प्रोटीन एवं खनिज और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। और हमारे दैनिक आहार में आपका विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज आदि सभी शामिल होने चाहिए और ये सभी पोषक तत्व जो है हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अब यदि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन जो है वह शरीर में मांसपेशियों के निर्माण तथा जो भी कोशिकाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं, निष्क्रिय कोशिकाओं और ऊतकों के पुनर्निर्माण में प्रोटीन मदद करता है। वहीं वसा का बात देखें तो वसा आपका शरीर, जो हमारा शरीर है उसे गर्म रखती है। वसा हमारे शरीर को गर्म रखती है तथा फैट जो है ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संचित रहती है। जब कभी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं तो वसा के द्वारा ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गया है ए सेब, बी आम, सी आंवला और डी दूध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला विटामिन सी का सबसे बेहतर स्रोत है। विटामिन सी को यदि हम लोग देखें तो यह मूल रूप से खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका नींबू हो गया, नींबू,
संतरा, अंगूर, टमाटर, आपका नारंगी आदि में विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, या मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना, ये दोनों रोग किससे होते हैं? तो विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त समूह है। ऑप्शन है आपका ए रक्त समूह ए, बी है आपका बी, सी है आपका रक्त समूह ए बी, और डी है आपका रक्त समूह ओ। तो यहाँ पर जो दिया गया है सर्वग्राही, यानी कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी जो है सर्वग्राही व्यक्ति होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ रक्त समूह वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के रक्त जो है वह ए बी और ओ में विभाजित होता है। लेकिन आखिर ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता का कारण क्या है? तो मनुष्य के रक्त में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। और यह ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ होता है? तो आरबीसी में। और आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, इस एंटीजन के कारण ही रक्त समूह में विभिन्नता होती है। वहीं लैंडस्टीनर और बीनर ने एक आरएच फैक्टर की खोज की थी, आरएच फैक्टर की खोज की थी। यानी प्रत्येक रक्त समूह जो होगा उसमें आरएच या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें आरएच पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के, तो कुल रक्त समूहों की संख्या 8 हो जाती है। और इस प्रकार सभी मनुष्यों में रक्तों में विभिन्नता पाई जाती है। और वहीं हम लोग देखें तो रक्त में, ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा नामक एक तरल पदार्थ में क्या होता है? तो आपका इसी में आरबीसी होगा, आपका डब्ल्यूबीसी होगा, और प्लेटलेट से मिलकर के रक्त प्लाज्मा बनता है। और रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को जब रक्त प्लाज्मा से निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल इन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए कृंतकों को, बी एंजाइम को, सी कीड़े मकोड़ों को, और डी मच्छरों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि भारत में अवैज्ञानिक खाद्य भंडारण के कारण कुल उत्पादित खाद्य भंडारों का लगभग 10% फसल की कटाई के उपरांत वह बेकार हो जाता है या वह खाने योग्य नहीं रह पाता है। तो इस समाप्ति को, इस हानि से बचने के लिए खाद्य भंडारण में हम लोग धूमकरों का उपयोग करते हैं ताकि फसलों में या खाद्यान्नों में कीड़े मकोड़े न लग पाए। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है? ऑप्शन आपका दिया गया है, ए सूखा रोग, बी रक्ताल्पता, सी रतौंधी, और डी स्कर्वी या दंत रोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और इसकी कमी से बच्चों में आपका रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया या आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। और इस विटामिन को प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है
वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। जब पराबैंगनी किरणें जब प्राप्त होती है हमें, तो हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इर्गेस्टिरॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्टिरॉल के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा में होता है। वहीं रक्ताल्पता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। वहीं स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन से आपके श्वास रोग या दमा, बी है आपका कॉलरा या हैजा, सी है गलकंड या ग्वाइटर, और डी है रक्ताल्पता या एनीमिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वास रोग या दमा जो है वह एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। और जब भी मनुष्य धूल अथवा धुएं के माहौल में पहुंचता है या प्रदूषित वायु के संपर्क में आता है, तो श्वास मार्ग से धूल और धुआं हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है, और इसके अत्यधिक पहुंचने से हमें श्वास रोग या दमा रोग होता है। गलगंड की बात करें तो जिसे ग्वाइटर कहा जाता है या घेंघा रोग भी कहा जाता है, यह मूल रूप से शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। वहीं कॉलरा या हैजा जो है यह दूषित जल या दूषित भोजन को ग्रहण करने से होता है। और हैजा आपका विब्रियो कॉलेरी, ध्यान रखिएगा, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। वहीं शरीर में रक्त की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एक अन्य तथ्य है, ग्वाइटर से ही संबंधित है, कि शरीर में थायराइड ग्रंथि का आकार घेंघा रोग में बढ़ जाता है। घेंघा रोग के कारण ही शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है वह क्या होती है, वह बढ़ जाती है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसके सेवन से कैंसर हो सकता है। ऑप्शन है आपका ए चाय, बी प्रोटीन, सी बियर और डी तंबाकू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू के अत्यधिक सेवन से कैंसर का रोग हो सकता है। तंबाकू निकोटिनियाई, ध्यान रखिएगा, तंबाकू का जो निर्माण होता है वो निकोटियाना प्रजाति के पौधों के पत्तों को सुखा करके इसका तंबाकू का निर्माण किया जाता है, और यह कैंसर का एक कारण बनता है। कैंसर में आपका जब शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं का निर्माण होता है या कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। वहीं चाय को यदि देखें तो चाय में कैफीन पाई जाती है, चाय में कैफीन पाया जाता है। आपका बियर में अल्कोहल पाया जाता है, बियर में अल्कोहल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, तो ए जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, सी आपका पौधों की कोशिका, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी है पौधों की कोशिका, सूर्य का प्रकाश एवं जल। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तथा इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वह है आपका सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी पर जीवन के लिए
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस पर ही समस्त मनुष्य और जीवधारी का जीवन निर्भर है। एक ओर जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवन वायु या प्राण वायु ऑक्सीजन बनती है, वहीं दूसरी ओर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और यदि हम लोग खाद्य श्रृंखला को देखें तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले स्थान पर हरे पौधे ही आते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं और उस पर मनुष्य और अन्य जीवधारी निर्भर होते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह पौधों के पत्तियों में होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफिल भी आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है आपका कैरोटीन और चौथा आपका प्रकार है जैंथोफिल। चौथा प्रकार जैंथोफिल का है। तो ये 4 प्रकार होते हैं क्लोरोफिल के। और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है और यह जो क्लोरोफिल है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा पौधे जो हैं वो 3 प्रकार के प्रकाश, ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और बैंगनी, ये 3 रंगों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक करते हैं। और सर्वाधिक जो संश्लेषण होगा वह लाल रंग के प्रकाश में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक वस्तुओं में से किसका प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? एनेस्थेटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है या एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए ग्लिसरीन, बी क्लोरोफॉर्म, सी यूरिया और डी आयोडोफॉर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य क्रिया या ऑपरेशन के दौरान निश्चेतक के रूप में या मनुष्य को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म जो है आपका यह एक रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। इसके अतिरिक्त आयोडोफॉर्म का उपयोग पत्ती सूक्ष्म जैविक के रूप में किया जाता है। और यूरिया जो है आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग जो है कृषि एवं रासायनिक उद्योग में किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही था जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। यहाँ एक प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने किया था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कमी होती है, किसकी कमी होती है दूध में? ऑप्शन है आपका ए कैल्शियम, बी विटामिन सी, सी खनिज और डी लोहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी दूध में होती है। पूर्व में दूध को संपूर्ण आहार माना जाता था, परंतु वर्तमान समय में दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। इसमें विटामिन सी की कमी होती है। और हम लोग यदि देखें तो दूध में 85% तक क्या होता है? जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व में क्या क्या हो जाएगा आपका? तो खनिज एवं वसा या फैट होता है। खनिज या वसा अन्य 15% में होते हैं। दूध में हम लोग देखें तो दूध में प्रोटीन, आपका कैल्शियम और विटामिन B2 आदि इसमें प्रमुखता से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन आपका A, D, K और E भी इसमें प्राप्त होता है। साथ ही फॉस्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपका आयोडीन और कई प्रकार के खनिज, वसा और ऊर्जा आदि इससे प्राप्त होती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूध में विटामिन सी तो होता ही नहीं है, साथ ही साथ आयरन की भी मात्रा इसमें नगण्य के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, आयरन की भी मात्रा इसमें नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है आपका ए रिकेट्स, बी ऑस्टियोमेलेसिया, सी क्वाशियोरकर और डी जीरोप्लेथेलमिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मेरासम, ध्यान रखिएगा क्वाशियोरकर और मेरासमस नामक बीमारी होती है। ये दोनों बीमारी किसमें होती है? तो दोनों बीमारी बच्चों में होती है। एक और क्वाशियोरकर में जो प्रोटीन की कमी होती है तो इससे त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, और मेरासम में आपका आकार में वृद्धि, आकार में जो वृद्धि होनी चाहिए वह वृद्धि रुक जाती है, और शरीर क्या हो जाता है? शरीर बेकार हो जाता है, शरीर बेकार हो जाएगा और आकार में वृद्धि रुक जाएगी। किसमें? तो मेरासमस में ये दोनों चीज होती है, और क्वाशियोरकर में त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं रिकेट की बात करें तो रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वहीं ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया भी आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। वहीं जैरोफथैल्मिया जो रोग है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, किसमें की जाती है? तो ऑप्शन है आपका ए सरसों के बीज, बी दाल में, सी हल्दी में और डी राजमांस बीज में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्जीमोन के बीजों की जो मिलावट होती है वह सरसों के बीज में की जाती है, और इसको मिला करके सरसों का तेल निकाला जाता है। यद्यपि आर्जीमोन के बीज जो होते हैं वह जहरीले होते हैं तथा इसका अत्यधिक सेवन से मनुष्य मृत्यु भी हो सकता है, इन्हें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। और इसका प्रयोग करने से आर्जीमोन के बीजों का पेट की जो झिल्ली होती है उसमें एक रोग होता है, और उस रोग में इसमें पानी भर जाता है, और इससे एक एपिडेमिक ड्रॉप्सी, ध्यान रखिएगा इसको अत्यधिक मात्रा में लेने से ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी है? ऑप्शन ए है आपका स्लीपिंग सिकनेस, बी है टाइफाइड, सी है कंजक्टिवाइटिस और डी है प्लेग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजक्टिवाइटिस आपका वायरल बीमारी है जो मूल रूप से आंखों में होती है, और आंख में कंजक्टिवा नामक एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस पारदर्शी झिल्ली में ही जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, सूज जाती है, जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वहीं स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस होता है, और इस मक्खी के काटने से ट्रिपेनोसोमा नामक एक परजीवी जो कि प्रोटोजोआ है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें सोने की बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में तेज बुखार के साथ अत्यधिक नींद आती है। वहीं टाइफाइड जो है आपका वह जीवाणु से फैलता है, और इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड फैलता है, और इसे हम लोग आंत्र ज्वर के भी नाम से भी जानते हैं। वहीं प्लेग जो है आपका यह चूहों पर पलने वाले पिस्सुओं से फैलता है। अगला प्रश्न है, इस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा रोग होता है? तो ऑप्शन है आपका ए एस्बेस्टस, बी पारा, सी सीसा और डी तांबा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनीमाटा रोग पारा से होता है। ध्यान रखिएगा मिनीमाटा रोग पारा से होता है, और सबसे पहली बार 1952 ईस्वी में जापान में पारे से प्रदूषित कुछ वायस्टर के खाने से जापान के मिनीमाटा, जो कि एक खाड़ी भी है और मिनीमाटा की खाड़ी और एक शहर भी है, तो इस रोग को पहली बार जापान के मिनीमाटा शहर में ही देखा गया था,
और इसका कारण था कि जो ऑयस्टर खाए गए थे वह पारे से प्रदूषित थे, जिसके कारण इस रोग का नाम मिनीमाटा रोग रखा गया। यहाँ नीचे आप एक कमेंट में बता सकते हैं कि यदि एस्बेस्टस के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसे कौन सा रोग होता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए पास्चुराइजेशन, बी वैक्सीनेशन, सी अच्छा भोजन और डी नहलाना धुलाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैक्सीनेशन बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम का सबसे बेहतर उपाय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपका ए है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी टीकाकरण है आपका लुई पाश्चर, सी रक्त संचरण विलियम हार्वे और डी उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन गलत सुमेलित है। यहाँ उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था और आपका चार्ल्स डार्विन का थ्योरी था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था। और बाकी सारे पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टीकाकरण लुई पाश्चर और रक्त संचरण विलियम हार्वे ने खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन है आपका ए हाइड्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम और डी जिंक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम आपका लघु खाद्य पदार्थ है। और पोटेशियम सामान्य रूप से कोशिका द्रव्य जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य में पोटेशियम धनायन के रूप में पाया जाता है और यह लगभग सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है और कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया या कोई पेशीय संकुचन या तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए पोटेशियम शरीर में अति आवश्यक होता है। और पौधों की यदि हम लोग बात करें तो पौधों में मुख्य पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन आपका फास्फोरस तथा पोटास प्रमुख होता है। वहीं गौण या सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक होता है। किसमें? तो पौधों में 3 तत्व याद रखिएगा जो मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और वहीं गौण पोषक तत्व के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को जाना जाता है। और मनुष्य के शरीर में जो पोटेशियम का कार्य है वह कार्य क्या है? तो वह है आपका कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रिया, वहीं आपका पेशीय संकुचन और तंत्रिका आवेग के लिए पोटेशियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य में आयोडीन की कमी से निम्न बीमारी होती है। ऑप्शन है आपका ए खून की कमी, बी बेरी, सी सूखा रोग और डी घेंघा रोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खाने में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इसे हम लोग गलगंड या गलकंड रोग के नाम से भी जानते हैं। वहीं बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं और सूखा रोग आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, धान की फसल की 2 बीमारियां हैं। कौन कौन सी 2 बीमारियां हैं? पहला है आपका ब्लास्ट और रूट रस्ट, दूसरा है आपका रस्ट और स्मट, सी फफूंदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लास्ट और रूट रस्ट धान की फसल की 2 प्रमुख बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया है ए घेंघा, बी रतौंधी, सी मलेरिया और डी जेनेटिक बीमारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोफीलिया क्या है? तो एक जेनेटिक बीमारी है। ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया एक वंशानुगत जेनेटिक बीमारी है और इसके कारण मनुष्य का जो शरीर होता है उसके शरीर में
रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यह जो प्रक्रिया होती है रक्त के थक्का जमने की, यह प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी हो जाती है, जिसके कारण यदि मनुष्य को कहीं पर भी चोट लगता है तो वहां पर खून बहुत देर के पश्चात रुक पाता है। और इसी कारण से हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में रक्त के थक्के जमने अर्थात बहता खून रखने में स्वस्थ व्यक्ति से अधिक समय लग जाता है। और मूल रूप से यदि हम लोग कहें तो हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्तस्राव विकार है, रक्तस्राव विकार के रूप में इसे जाना जाता है। हीमोफीलिया को रक्तस्राव विकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन तथा मेंडल, सी स्लाइडेन तथा यू स्वान और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। और रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि सभी जीवों का निर्माण कैसे हुआ है? तो कोशिकाओं से हुआ है। और कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इन कोशिकाओं का निर्माण जो है यह पूर्व से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और सभी जीवों में कोशिकाएं जीवों की मौलिक, संरचनात्मक और जननिक इकाई के रूप में, ध्यान रखिएगा इसे जननिक इकाई के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है, ऑप्शन है आपका दिया हुआ ए एंटीबायोटिक, बी हार्मोन, सी एनाल्जेसिक और डी एंजाइम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एस्पिरिन आपका एनाल्जेसिक है, या इसे हम लोग कह सकते हैं दर्द निवारक है, दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह एक प्रकार के सैलिसिलेट औषधि का प्रकार है, सैलिसिलेट औषधि का प्रकार है। कौन? तो एस्पिरिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर प्रतिरक्षित है किससे? ऑप्शन है आपका ए चेचक से, बी मधुमेह से, सी तपेदिक से और डी पीलिया से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक से मानव शरीर प्रतिरक्षित है। और हम लोग जानते हैं कि चेचक जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है, जो एक संक्रामक बीमारी है। और चेचक के विषाणु का नाम है बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस से चेचक फैलता है। और इसे हम लोग लैटिन के रूप में वेरोला, ध्यान रखिएगा लैटिन में इसे वेरोला या वेरोला वेरा भी कहा जाता है। वहीं शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह और पीलिया या जिसे हम लोग जॉन्डिस रोग भी कहते हैं, यह दूषित जल और भोजन को ग्रहण करने से होता है। अगला प्रश्न है, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए टिकाऊपन के लिए, बी रंग के लिए, सी चिकनाहट के लिए और डी स्निग्ध आकृति के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंगों में जो पिगमेंट होता है वह रंग के लिए ही उत्तरदायी होता है। और इन पिगमेंट जिसे हम लोग वर्णक या रंग द्रव्य भी कहते हैं, या रंजक या पिगमेंट जो भी कह लीजिए, तो इस पदार्थ के ऊपर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो यह अन्य रंगों को क्या करेगा? प्रतिबिंबित कर देगा। और इनके द्वारा प्रतिबिंबित किया जाने वाला जो किरण होता है उसी के अनुसार का हमें रंग दिखाई देता है। और पदार्थ का वही रंग दिखाई देता है जो प्रकाश के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपका ए एंसेफेलाइटिस दिया गया है मस्तिष्क, बी है आपका कोलाइटिस बृहदांत्र, सी है हेपेटाइटिस दिया गया है यकृत और डी है पीलिया या गला। तो यहाँ पर मिला कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर मिला हुआ नहीं है। डी पीलिया आपका गला में नहीं होता है। पीलिया किससे होता है? तो पीलिया रोग आपका दूषित जल और भोजन को ग्रहण करने से होता है। और गला में आपका घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है आपका ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं को नष्ट करना,
सी रक्ताल्पता को रोकना और डी लोहा का उपयोगीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन मौजूद कहाँ होता है? तो आरबीसी में, आरबीसी राइट ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। और हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक रंजक होता है, हीम नामक रंजक या डाई होता है, जिसके कारण ये हमें रक्त का जो रंग दिखाई देता है वह लाल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आरबीसी में ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होती है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होती है जो लौह युक्त है, यह लौह युक्त प्रोटीन है ग्लोबिन। और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यही ग्लोबिन प्रोटीन जो है संयोग करता है और शरीर में यह परिवहन करता है। यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ग्लोबिन जो है कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ग्लोबिन हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और वहां पर आकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त और जुड़ते हैं ग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक है, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला ये जो लौह यौगिक है या इसे हम लोग हीमैटिन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? हीमैटिन के नाम से जानते हैं। और शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी को ही एनीमिया रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा होते हैं। ऑप्शन है आपका ए जीवाणु द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी जीवाणु एवं विषाणु द्वारा और डी विषाणु एवं जीवाणु द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु एवं विषाणु द्वारा पेचिस और इन्फ्लुएंजा होते हैं। ध्यान रखिएगा, पेचिस आपका जीवाणु के द्वारा और इन्फ्लुएंजा आपका विषाणु के द्वारा होता है। यदि पेचिस की हम लोग बात करें तो पेचिस हमारा एंट अमीवा हिस्टोलिटिका, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका नामक जीवाणु या जिसे हम लोग परजीवी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहते हैं। इससे उत्पन्न होता है और इससे हमारा आंत प्रभावित होता है। वहीं इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है और यह जो है इसका नाम क्या है? तो मिक्सो वायरस, यह इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। और यह जो वायरस है हमारे नाक, आंख और मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, नाक, आंख और मुंह के द्वारा प्रवेश करता है। कौन? तो इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल एकदम कोरोना की तरह, बिल्कुल कोरोना की तरह। आप लोग को याद होगा कि हम लोग कोरोना बीमारी के दौरान किस प्रकार से अपने आप को बचा करके रखे थे ताकि हम लोग संक्रमण के शिकार न हो पाए। तो जिस प्रकार से कोरोना का वायरस हमारे शरीर में फैलता था उसी प्रकार से प्रवेश करता था, उसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, हम शकल जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं हम शकल जुड़वा बच्चे? तो ए है आपका 2 शुक्राणु 1 अंडाणु को निषेचित करता है, बी है आपका 2 शुक्राणु 2 अंडाणुओं को एक के बाद एक निषेचित करता है, सी है 1 शुक्राणु 1 अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मनज 2 भिन्न कोश में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, और डी है 1 शुक्राणु 2 अंडाणुओं को निषेचित करता है। तो आखिर हम शकल जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब 1 शुक्राणु 2 अंडाणुओं को निषेचित करता है तो हम शकल जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है। क्या मिलता है? तो ऑप्शन है आपका ए प्रोटीन, बी प्रोटीन एवं विटामिन सी, सी प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन B12, डी है आपका प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 और खनिज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा मटर में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 और खनिज सभी कुछ इसमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, B6, सी और के भी पाया जाता है। इसीलिए अंकुरित हरा मटर को क्या कहा जाता है? विटामिन का पावर हाउस, विटामिन का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अंकुरित हरा मटर को कहा जाता है। इस
मटर में आपका कैलोरी बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा। अंकुरित हरे मटर में कैलोरी अत्यधिक कम होता है। इसमें आपका फाइबर प्रोटीन आपका मैग्नीज, आपका आयरन और फॉलेट ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और हरा मटर जो है हमारे शरीर में मौजूद शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है और दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसके लिए सेवन करना, हरी मटर का सेवन करना अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आज का जो सीरीज था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो यदि वीडियो से लाभ प्राप्त हो रहा है तो इसे अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।